नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आईपीएस अधिकारी से कराने जा रहे हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी की है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी नौकरी की है, लेकिन यकीन मानिए वो मानते हैं कि बस्तर से काम करने की जो जगह है बस्तर, उससे खूबसूरत कोई जगह नहीं है। और निश्चित तौर पर उनके आने के बाद जिस तरह से नक्सली मारे गए, वो अबूझमाड़ जो लोग बूझना चाहते थे लेकिन बूझ नहीं पाते थे, वो अबूझमाड़ अब धीरे धीरे लोग बूझने लगे हैं। 90 नक्सलियों को मार गिराया गया है इस साल। निश्चित तौर पर उनका बड़ा अचीवमेंट है। बहुत स्वागत करता हूं 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रभात कुमार साहब का। नमस्कार सर। नमस्कार। शुरुआत जमशेदपुर से करते हैं सर, जहां आपका जन्म हुआ। कुछ बताएंगे वहां के बारे में। जमशेदपुर में मेरा जन्म हुआ था। पहली पढ़ाई मेरे वहाँ 2-3 स्कूल में पढ़ा मैं। क्लास 6 तक मैं एक गुरुद्वारे स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद फिर सेंट जोसेफ स्कूल, जहाँ पर मैं 10वीं तक पढ़ाई की। 11वीं-12वीं की पढ़ाई मैं कासेडी हाई स्कूल में पढ़ा। जमशेदपुर जो लोग जानते हैं, एक्सपोजर के लिए छोटे टाउन अपने साइज़ के हिसाब से बहुत बड़ा एक्सपोजर देता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सिटी अम्यूनिटीज़ दोनों को लेकर बहुत ही, तीनों चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त शहर है। तो छोटे शहर में जमशेदपुर में रहकर दिल्ली मुंबई के एक्सपोजर मिल जाते हैं। और तो उस हिसाब से बहुत खुशनसीब रहा कि मैं जमशेदपुर में पला पढ़ा और वहाँ पढ़ पाया। टाटा स्टील की वजह से भी वहाँ पर इंफ्रा बहुत अच्छी रही है। पीसीएम लिया था सर आपने, जैसा मैंने पढ़ा आपके बारे में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जब लेता है इंसान, उसका विजन बचपन से क्लियर रहता है कि उसको इंजीनियरिंग करना है। सर, क्या ये विजन बचपन से क्लियर था, इंजीनियरिंग करना है? मतलब ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगी कि मुझे बचपन से क्लियर था मुझे आगे क्या करना है। पीसीएम लिया था। स्कूल में मैथ फेस्ट में ठीक था मैं, और नंबर्स भी ठीक आ जाते थे। तो एक नेचुरल डिस्कोर्स होता है कि चलो फिजिक्स मैथ्स में ठीक है तो आगे बढ़ लेते हैं। लड़का अच्छा कर रहा है तो पीसीएम, लड़की अच्छा करी तो बायो। थोड़ा भीड़ भी ठेल देती है, तो शायद मैं स्कूल के टाइम में जरूर थोड़े भीड़ के साथ भी निकल गया। आगे फ़ायदा ही हुआ। लेकिन हाँ, मैं फिजिक्स मैथ्स में अच्छा था, साइंस में अच्छा था, तो आगे मैंने पीसीएम ले लिया। उसके बाद सर जो मैंने देखा, बीटेक खड़गपुर बीटेक से कोर्स कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छी नौकरियां आपका इंतजार करती हैं। क्या वो इंतजार आपको भी था, या इंतजार वहां रहते रहते कुछ नया करने का था? नहीं, तो सबसे पहले तो मैं खड़गपुर के बारे में बता दूं। जैसे आपने बताया अपने मेरे इंट्रोडक्शन में कि बस्तर मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पीरियड रहा है, मैं बहुत खुश रहा हूँ। इतना ही लगभग। और पहला बहुत इंटरेस्टिंग फेज मेरा लाइफ का रहा जो IIT खड़गपुर में रहा। अलग ही लाइफस्टाइल है, बहुत एक्सपोजर है, दूसरा परिवार था, कुछ समय के लिए पहले परिवार जैसा था। बहुत कुछ सीखा मैं वहाँ पे। बहुत कॉलेज में रहकर कॉलेज के काम किया, और अदरवाइज़ दूसरे प्लेटफॉर्म से मैं पूरे देश में घूमा खड़गपुर में रहते हुए। बहुत सारे सेक्टर्स, बिजनेस वगैरह का एक्सपोजर मिला मुझे वहाँ पे रहते हुए। और फिर मेरी जॉब भी वहाँ से लगी। मैं पहले जॉब के लिए मुंबई में गया, तो खड़गपुर तो दरवाजे खोल दिए थे मेरे लिए आगे के लिए। सर, 12th तक बहुत हेजिटेट करता है कोई भी बच्चा, उसके लिए सब कुछ नया होता है। लेकिन रैगिंग को मैं सही तो नहीं मानता सर, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग भी गए हैं, रैगिंग होती है तो बहुत से इंसान खुलता है। मैं उसको जायज़ बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन फिर भी वो सीनियर्स जो आपको उस समय बहुत अलग टाइप का ट्रीट करते हैं, लेकिन जब वो सीनियर्स आपके साथ लंबा समय बिताते हैं तो वही आपका परिवार हो जाता है। वो याद आता है आज भी खड़गपुर? एक एक दिन याद है। रैगिंग नहीं हुई है मेरी, बहुत अच्छा ओरिएंटेशन हुआ है हमारा। हम उसे ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ओरिएंटेशन हुआ हमारा, जिसका बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। रैगिंग हमारे कॉलेज में कल्चर नहीं था, ओरिएंटेशन का बहुत अच्छा कल्चर था। बहुत डाइवर्स इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस कॉलेज में होते हैं हमारे यहाँ। सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स का बहुत अच्छा कल्चर है। स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा कल्चर है। बिजनेसेस में आगे कोई एक्सप्लोर करना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छे सिस्टम्स वहाँ पे बने हुए हैं। और खड़गपुर क्योंकि खुद सारे शहरों से दूर है, तो पूरी ज़िंदगी अंदर है, और बहुत अच्छी और बहुत संतुष्ट प्रॉस्पेरस ज़िंदगी है। तो जहाँ तक रैगिंग की बात है, कभी बहुत एक ज़माना हो गया, आजकल शायद मैक्सिमम कॉलेजेस में नहीं होता है, उसका एक बहुत रिफॉर्म्ड वर्जन ओरिएंटेशन का कि हरासमेंट भी ना हो और अच्छा एक्सपोजर हो, मिंगलिंग हो। उसका कल्चर खड़गपुर में बहुत अच्छा था। घूमने के भी बहुत शौकीन है सर आप, किताब पढ़ने की भी बहुत शौकीन है, सुना मैंने। पुलिस की नौकरी थोड़ा पीछे डाल रही है मुझे। सबसे कम जो मैं घूमा हूँ पिछले 1.5 साल में, खास करके बस्तर आने के बाद यहाँ से बाहर जाने की परमिशन भी नहीं मिलती है। और अदरवाइज़ पूरे देश में घुमा हूँ मैं। नॉर्थ ईस्ट के 2-3 स्टेट छोड़कर लगभग सब जगह घुमा हूँ मैं। पर्यटन के लिए घूमता हूँ लगभग सब जगह, क्योंकि खड़गपुर में पढ़ा हूँ, नेटवर्क बहुत अच्छा है, सब जगह दोस्त हैं।
बहुत ज़्यादा मैं दोस्तों से मिलने जुलने के लिए जाता हूँ। अब मैं उनको यहाँ बुलाता हूँ। मेरे 3-4 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आ चुके हैं, नारायणपुर में रह के घूम के जा चुके हैं। तो कोई स्टेट नहीं है जहाँ पर मैं घूमा नहीं हूँ। एक दूसरा मेरा शौक है, मैं ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत पसंद है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ। जहाँ भी जाना होता है मैं, अगर रास्ते में ट्रेन है तो ट्रेन में जाता ज़रूर हूँ, और एक अलग थ्रिल मिलती है मुझे। वो भी पिछले 1.5 साल से नहीं हो पा रहा है। बस्तर में ट्रेन भी कम है, आ जाएगी। ट्रेन में का वाक्य आप बोल रहे थे, तो ट्रेन में आज भी जब सफर करते हैं तो वो पूड़ी और आलू की सब्जी बहुत पसंद होती है लोगों को। क्या वही ट्रेवल करते हैं या कुछ और लेकर ट्रेवल करते हैं? नहीं, अब घर का लेकर थोड़ा हेल्दी खाने की आदत हो गई है। अदरवाइज मैं तो ट्रेन का खाना ही खाता था, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें फेमस है वो सब खाता था। लेकिन इसके अलावा ट्रेन और ज्योग्राफी का मिक्स, जहाँ जब भी ट्रेन में ट्रैवल करूँ मैं, नदियाँ पहाड़, उसको फिर देखना, उसको फिर याद करना, दोबारा ट्रैवल करना, तो मैं ये भी क्लेम कर सकता हूँ कि ऐसा कोई मेजर रूट नहीं है ट्रेन का पूरे इंडिया में जिसमें मैंने ट्रैवल नहीं किया होगा। अगर वहाँ एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है तो मैं लगभग सारे रूट पर ट्रैवल किया हूँ, हर जगह। सर, ये कहा जाता है कि जब आप ट्रेवल करते हैं, अलग अलग जगहों पर आप जाते हैं, बहुत सारी नई चीज आप देखते हैं, बहुत नई चीज आप सीखते हैं और उसे अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं। फायदा मिलता है ट्रैवलिंग का? बहुत ज़्यादा। मैं पहली बार केरला गया था। केरल में मैं इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इतना ज़्यादा मूव्ड था। वहाँ के भोजन, वहाँ का कल्चर, लोगों से मिलना जुलना, और फिर फॉर्मेटिंग ईयर्स में बहुत जल्दी, या फिर ठीक ठाक टाइम में अगर पूरे देश में घूम लो, बाहर भी थोड़ा घूम लो। बाहर भी जाने का मुझे सौभाग्य मिला है, अपने कॉलेज के टाइम में मैं देश के बाहर भी गया हूँ। तो दायरा बढ़ जाता है सोच का, एक्सपोजर का, चीज़ों का, जिसका फ़ायदा पर्सनल लाइफ में भी होता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है। हम देखते हैं लोगों को, कोई हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, आपस में कैसे बात कर रहे हैं, मिलजुल के जा रहे हैं, फैमिली घूम रही है, रेस्टोरेंट में कैसे लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, शहरों में कैसे घूम रहे हैं, कल्चर कैसा है, रोड का, ट्रैफिक का बहुत सारी चीज़ें, ट्रैफिक का डिसिप्लिन कैसा है, दुकानों में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो दायरा बढ़ता है, पता चलता है कि हाँ, बिहेवियर का, कल्चर का स्पेक्ट्रम क्या है। फिर मैं विदेश में भी जाकर देखा, तो उन सब का इन्फ्लुएंस मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी है। ये भी कहा जाता है सर कि जिंदगी में जो भी आप पढ़ाई करते हैं, जहां भी आप जॉब करते हैं, हर जगह हर चीज आपको जीवन में कुछ ना कुछ सिखाती है, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हिंदी में मैं कहूं तो परिपक्व बनाती है। प्राइवेट जॉब जहां जहां आपने की, उसका फायदा भी मिलता है आज? बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा ये स्ट्रांग ओपिनियन है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि एक तो इंसान को 2-3 अलग अलग सेटअप में काम करना चाहिए। प्राइवेट गवर्नमेंट अपार्ट, जो सिर्फ प्राइवेट में किए हैं, उनको भी कभी मौका मिले तो थोड़े कम पैसे कमाकर ही, कंसल्टेंट बनकर ही गवर्नमेंट काम कर लेना चाहिए एक बार। बट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को प्राइवेट सेक्टर में एक बार काम करना चाहिए, ज्वाइन करने से पहले, मौका मिले तो बाद में। मुझे बहुत एक्सपोजर मिला, क्या संभावनाएं हैं, मतलब कितना काम हो सकता है, किस स्पीड में काम हो सकता है, रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, समय और रिसोर्स दोनों को, ह्यूमन रिसोर्स को कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और क्या बेस्ट हो रहा है हर सेक्टर में, वो सब दिखा देता है प्राइवेट सेक्टर। मैं फिनटेक में काम किया हूँ, इससे पहले मैं प्रोडक्ट मैनेजर था। टेक और कोडिंग प्रोडक्ट से के साथ मेरा थोड़ा ओरिएंटेशन रहा है। मैं पुलिस में भी उसको किसी तरह से अलग अलग समय में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में नहीं काम किया होता और सीधा पुलिस में या गवर्नमेंट जॉब में आया होता, तो जो भी मैं कर पाता, जो भी संभावनाएं सोचेंगे तभी तो कर पाएंगे, तो वो संभावनाएं प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़बरदस्त दिखाती है। और नहीं करने से मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा सफलता और संभावनाएं संकुचित होती है। मुंबई में भी आप प्रोडक्ट मैनेजर रहे सर, पीएमआरडी में भी आपने काम किया, ओला में भी आपने काम किया, मतलब बहुत अलग अलग स्ट्रीम्स है। अगर मैं बात करूं, ये बिल्कुल दूसरे से अलग, दूसरा बिल्कुल तीसरे से अलग, एक्सपोजर भी खूब मिला होगा सर। उसका फायदा, क्योंकि यूपीएससी की पढ़ाई अपने आप में बड़ी पढ़ाई होती है सर, तो क्या मुंबई में रहते रहते ये तय हुआ था, खड़गपुर में रहते रहते या मुंबई में रहते रहते, कि अब यूपीएससी के लिए फाइट करना है? यूपीएससी पे मैं बाद में आता हूँ। पहले आपने बोला कि मैंने इतनी जगह काम किया, तो कामकाज के क्षेत्र में, प्रोफेशन में 2 चीज़ें हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, कोई ना कोई समस्या है, कोई एक प्रॉब्लम उठाए, उसको सॉल्व करना है, और फिर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, सीरियसनेस के साथ करना है। तो बहुत अलग अलग तरह की समस्याओं पे, प्रॉब्लम से मैंने काम किया। जब मैं मुंबई में काम करता था, सेल्स मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स थे हमारे, स्पेंड और सेल्स को ऑप्टिमाइज़ करता था, उसके लिए प्रोडक्ट्स बनाता था। 40 क्लाइंट थे हमारे, तो वो एक अलग, वो मेरा पहला जॉब था। मेरे साथ मेरे नीचे 14 लोग काम करते थे, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। जब मैं पीएमआरडी में काम करता था, तब मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड्स का उस समय इनरोलमेंट शुरू हुआ था, और नवादा बिहार में हम लोगों ने 1,40,000 इनरोलमेंट कराए थे 3 महीने में।
आईपीपी एक स्कीम हुआ करता था मनरेगा में काम लेने का, जो वर्क पाइपलाइन बनाने का। तो आईपीपी और आरएसबीआई में मैंने काम किया, गवर्नमेंट के साथ पहला बड़ा प्रोजेक्ट में मैं काम किया। इसके अलावा आदर्श ग्राम योजना में गिरिराज सिंह जी सांसद थे, उनके गांव का मैं नोडल ऑफिसर था, तो वो गवर्नमेंट का एक स्पेक्ट्रम था। बाद में मैं ओला में काम किया। आप लोगों ने अगर ओला बुक किया, ओला आउट स्टेशन एक कैटेगरी होता है। ओला आउट स्टेशन में किसी भी एक जगह से दूसरे जगह जाना है, पैसे कितने होने चाहिए, ड्राइवर के पॉकेट में कितना जाएगा और कंपनी के पॉकेट में कितना जाएगा, और फिर भी बुकिंग कैसे बढ़ेगी, ये ऑप्टिमाइज करना होता था, ये प्रॉब्लम था। तो ओला आउट स्टेशन में मैंने काम किया, वो एक अलग प्रॉब्लम थी। लीव फाइनेंस मैंने काम किया, वो फिनटेक कंपनी थी। रुपीक में मैंने काम किया है, वो गोल्ड लोन फिनटेक कंपनी है। अलग अलग समस्याओं को देखकर समझकर यहाँ आए हैं, और फिर यहाँ भी अब देखिए 1.5 साल में मैंने 3 जगह काम किया। दुर्ग में अलग ही समस्याएं थी, दुर्ग में साइबर क्राइम में मैंने बहुत काम किया है। हमारा एक समय था, मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि दुर्ग में एक साथ 4 आईपीएस अधिकारी थे, हम 3 बैचमेट सीएसपी थे एक साथ। तो कोई एक मर्डर नहीं होता था जो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर हम सॉल्व नहीं करते थे, उस पूरे 8-9 महीने के पीरियड में। सुकमा में एडिशनल एसपी रहा मैं। टेकलगुडम में जब हम कैंप खोल रहे थे, हमारे 3 जवान शहीद हुए, उस दिन मैं वहाँ पर बैठा था। वो एक दूसरी एक्सपीरियंस है नक्सलिज्म का। तो एक झटका मुझे उसी दिन लगा था, अदरवाइज मैं सुकमा में काम कर रहा था। अब नारायणपुर में अलग ही अवसर है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोफेशनलिज्म, सीरियसली काम करना है, अलग अलग समस्या है, क्योंकि मैं इतने टाइप के प्रॉब्लम्स पे काम किया हूँ। ये एक नया प्रॉब्लम है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। नारायणपुर के बारे में आज भी कहा जाता है सर, माड़ जो वहां बैठा आदमी है दिल्ली, उसको तो खैर अब नहीं लगता, नहीं तो पहले तो ये लगता था कि रायपुर एयरपोर्ट पर वो उतरेगा और नक्सली उसको गोली मार देंगे। लेकिन अभी भी माड़ के लिए वही सोच है बाहर कि माड़ में अभी भी, क्योंकि जो डेटा है वो बहुत साफ कहता है बड़े नक्सली लीडर आज भी कहीं पर हैं तो वो माड़ में ही है। उस माड़ के लिए क्या आप सोचते हैं आगे, और कितना बदलाव देख रहे हैं माड़ में? माड़, अबुझ माड़ हम जब पढ़ते थे तब भी पढ़ते थे कि हाँ अबुझ माड़ कोई जानता नहीं, अबुझ शब्द का ये मतलब है, वहाँ रेवेन्यू सर्वे भी नहीं हुआ है। मैं जब ज्वाइन किया था, मेरी टीम जो डीएसपीज और इंस्पेक्टर्स की टीम है और डीआरजी कमांडर्स डीआरजी को, तो हम लोगों ने शुरू में और पहले वीक में ये डिस्कशन किया था और ये एम लिया था कि माड़ में क्या बदले नहीं बदले, धारणा 2-3 बदलनी है। 2-3 अबुझ माड़ मतलब कोई जानता नहीं है, सबसे पहले हम जान जाएंगे, हमें पूरे अबुझ माड़ को समझना है। दूसरा कि नक्सली सबसे सेफ यही है। लोगों ने ये धारणा बना के रखी थी कि नक्सली यहीं सबसे सेफ है। तो आपने बताया 90 मरे हैं, और यहीं सेफ है तो पहले यहीं ठोको। कांकेर के 30 जोड़ ले तो सिर्फ माड़ में, वो भी माड़ का इलाका है कांकेर जिले का, जहाँ पे उन्होंने 29 कल्पर में मारा था, 120-25 नक्सली यहीं मरे हैं माड़ में। तो अगर अभी भी सेफ है तो अच्छी बात है, ये सेफ्टी बनी रहे। तीसरी एक धारणा थी कि बाकी सब जगह लड़ाई होगी, नक्सली बाकी जगह भले हार जाएंगे, माड़ में आके अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। तो हमने बोला था कि माड़ में ये धारणा बदल लेनी है, ये तीनों। उसके अलावा अंदर से और भी धारणा है, अगर माड़ में नक्सली सेफ है, पहले 6-6 महीने 1-1 साल एक डेरे में रह जाते थे, हफ्ते में 2-2-3 दिन में डेरा बदलना पड़ रहा है। तो सेफ्टी शायद नहीं रही। इन धारणाओं को बदलना बहुत ज़रूरी था। ये तो पुलिस की भाषा हो गई। और क्या बदलना था धारणा? अरे कोई रायपुर से जगदलपुर जाए तो राइट टर्न लेने में डरे नहीं। कोंडागांव में राइट टर्न ले ले। और कोई अगर राजनांदगांव से बीजापुर जा रहा है तो वो क्यों एनएच में जाए, वो अंतागढ़ भानु प्रताप होकर यहीं से बारसूर चला जाए। जिस दिन इंसान को ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अबुझ माड़ बदल जाएगा, वो समझ जाएगा अबुझ माड़ को। ये नारायणपुर से बाहर के लोगों के लिए। नारायणपुर के लोगों के लिए क्या, छोटे बेटिया जाना है सीधा जाएंगे, हम क्यों अंतागढ़ भानु प्रतापपुर जाएंगे, और बीजापुर जाना है तो सीधा भैरमगढ़ जाएंगे, सीधा लंका जाएंगे। ये बदलाव 1-2 साल में आ जाएगा। आज से 1-2 साल के अंदर आपको यहाँ कार्यक्रम करने के बाद बीजापुर जाना होगा तो आपको यहाँ से लंका जाना पड़ेगा, आपको जगदलपुर नहीं जाने दिया जाएगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अबुझ माड़ में ही करेंगे सर अगला कार्यक्रम? कुतुल में करेंगे, जनवरी में आइए आप, कुतुल में करेंगे। दूसरा मेरा सवाल था सर, पिछले 5 साल का जो डेटा मैंने निकाला, 12 एनकाउंटर, माफ कीजिएगा, 90 नक्सली आपके में मारे गए, 5 साल में 12 नक्सलियों का जो डेटा आया है, ये जैसा कि आपने कहा सबसे सेफ जोन माना जाता रहा है नक्सलियों के लिए। सभी बड़े नेता यहाँ पर नक्सलियों के पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है सर, कहाँ 12 नक्सली और कहाँ 90 नक्सली, इसका क्या कारण मानते हैं? नहीं, थोड़ा सा अवसर भी है और इवोल्यूशन एक चीज होती है, फ्री हैंड भी है। फ्री हैंड भी है, तीनों चीज बताऊंगा मैं। इवोल्यूशन, इंसान पहले बच्चा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, सीखता है। नक्सलिज्म की लड़ाई में पुलिस ने और छत्तीसगढ़ ने सीखा है बहुत। माड़ में भले अभी बहुत सारे नक्सली है, लड़ना है, कोंडागांव में खत्म हुए हैं, जगदलपुर में खत्म हुए हैं, दांतेवाड़ा में खत्म हुए हैं, सुकमा में खत्म होने के कगार पे। एक प्रोसेस के साथ हम लड़े हैं, ठीक है।
पहले क्रमवार लड़े थे, इस साल अंतर ये कि अब हम क्रमवार नहीं लड़ने वाले हैं, अब हम सब जगह लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं और सब जगह एक साथ लड़ रहे हैं। तो फोर्सेस भी पहले यहाँ कम थी, रिसोर्सेज भी कम थी। ये तो संयोग है, अवसर है कि मैं ऐसे समय पर आया जब रिसोर्सेज भी साथ में आ गई और फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा मिले। बस्तर फाइटर 2 साल पहले रिक्रूट हुए हैं, अब वो मैदान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ों का मिश्रण एक साथ बना और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इसी अवसर पे मैं भी यहाँ आ गया और मुझे अबूझमाड़ में काम करने का मौका मिला। रिजल्ट आप देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं है ये रिजल्ट, ऐसा नहीं है, संख्या का खेल नहीं है। ये हम बोल सकते हैं 5 साल में 12 थे, अब 80 या 90 है। संख्या का खेल नहीं है। नक्सलवाद विचारधारा के मामले में और अपने प्रयोग के मामले में बहुत मजबूत है, ठीक है। वो ये बंदूक की लड़ाई नहीं है, बंदूक की लड़ाई में हम जीत रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई में, सोच की लड़ाई में जीतना है, उस पर काम चल रहा है। सोनपुर कैंप में गया था सर, शायद 3 साल हो गया होगा। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि ये सड़क के बाद उधर कुछ नहीं है, और वाकई में कुछ नहीं था। मैं चल के भी देखा बहुत समय। अब मैंने सुना है कि 49 किलोमीटर तक हम आगे बढ़ गए हैं, गारपा तक बस चल रही है। बस चल रही है, बड़ी बात है। हाँ, दिखने वाला बदलाव है, इंपॉर्टेंट बदलाव है। गारपा तक देखिए, इसको 3-4 तरह से देखते हैं। गारपा तक बस चल रही है, यहाँ से छोटे बिटिया में सोनपुर के आगे 54 किलोमीटर का गैप था, अब 30 किलोमीटर का गैप फिल हो गया, 25 किलोमीटर का गैप बचा। आप जब लास्ट टाइम आए थे, लेकिन उस जो 30 किलोमीटर गैप फिल हुआ उसमें से 25 किलोमीटर इसी साल फिल हुआ है। 4 कैंप हम लोगों ने इधर ही खोले हैं। बहुत जल्दी हम छोटे बिटिया भी पहुँच जाएंगे। अंतर क्या है, अब पूरे उत्तरी माड़ में हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, हमारे फोर्सेस कभी भी पहुंच सकती है। गारपा का इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। आप पुराने जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, आपको ये ऑलरेडी पता होगा। 2003 में सिर्फ गारपा गांव से 15 से 20 परिवारों को भगा दिया गया था एक ही दिन में, और ये बहुत नेशनल न्यूज़ बनी थी तब। ये परिवार 20 साल से अपने गाँव नहीं गए थे। ऐसे ही सभी गांवों से, अबूझमाड़ के जितने गांव, अबूझमाड़ के गांव के बारे में अलग से कोई सवाल हो तो उसमें मैं बताऊंगा कि 20 साल में आदिवासी यहाँ क्या झेले हैं, वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। ये 20 परिवार पहली बार अभी 1 महीने पहले अपने गांव वापस गए। अभी भी उनके अंदर इतना भरोसा नहीं है कि जाकर रह ले, लेकिन घर देख कर आएँ, अपने परिवारजनों से, पड़ोसियों से मिल कर आएँ, और हिम्मत जुटा के बीच बीच में 2-3 बार गए हैं पिछले 1 महीना में। जब उनको और ज़्यादा भरोसा आ जाएगा सुरक्षा पर, पुलिस पर, और डर कम हो जाएगा नक्सलियों को, तो जाकर रहेंगे। तो ये बदलाव आ रहा है माड़ में। अगर मैं बात करूं सर कि नारायण आदिवासी बहुत सरल है सर, बहुत सीधा है। अबूझमाड़ का बहुत सारा राजस्व सर्वे भी अभी नहीं हुआ, कुछ गांव का हुआ था फिर बंद हो गया बीच में। नियत निन्नानार का जिक्र मैं जरूर करूंगा सर, क्योंकि हर ग्रामीण चाहता है कि उसका बच्चा भी पढ़े, आदिवासी चाहता है कि वो भी पढ़कर आगे बढ़े। कोई उस जगह पर रहना नहीं चाहता, लेकिन उसको एक बार शहर आपको लाना पड़ेगा, उसको मेन कनेक्टिविटी से जोड़ना पड़ेगा। आदिवासी बदलाव का इंतजार कर रहा है, खासतौर से अबूझमाड़ का। क्या बदलाव देख रहे हैं आदिवासियों में? नहीं, पहले हम आदिवासी पिछले 20 साल से किस चीज़ में फंसा है ये बताता हूँ, और फिर क्या बदलाव आ रहा है, उस किस चीज़ का इंतजार कर रहा है। किसी एक गांव, अब जैसे अबूझमाड़ के आदिवासी, इनका क्या था, इनको जंगल में आज़ादी चाहिए, कहीं भी जाए, कहीं भी शिकार करें, कुछ जंगल के वन उपज का उपयोग करें। आज के दिन में इनकी स्वतंत्रता एकदम संकुचित खत्म कर दी गई है। नक्सली हर गांव को बता के रखा है कि तुम यहाँ तक जा सकते हो, इसके आगे जाओगे तो मेरा परमिशन चाहिए। तो जंगल में आदिवासी आज़ाद नहीं है। मेला, बाजार, हाट बाजार, ये सब तो ट्राइबल कल्चर का पार्ट है, लेकिन नक्सलियों ने लिस्ट दे के रखी है, ये बाजार जाएगा और ये पक्का नहीं जाएगा। गाँव से बाहर नहीं निकलने के लिए एक बैंड लिस्ट, प्रतिबंधित लिस्ट, मतलब एक पहचान है गाँव में। क्यों नहीं आए हो तुम, 2 साल बाद नारायणपुर आए हो तो मेरे ऊपर प्रतिबंध लगा है, मेरे ऊपर 5 साल का प्रतिबंध लगा है। आज़ादी खत्म करके रखी है। विकास की योजना से जुड़ने नहीं देंगे, आधार कार्ड बनाने नहीं देंगे, सड़क मांगने नहीं देंगे। ये सब 20-30 साल से चल रहा है। उसके अलावा कोई एक बंदा बंदूक लेके आ जाएगा, बोलेगा गांव को जमा करो, वो जन अदालत लगा देगा, और एक ही परिवार के एक बंदे को मार देगा, दूसरा आवाज़ नहीं उठाएगा। तो ये स्थिति पिछले 20-30 साल से बनी हुई है। आदिवासियों को बंधक बनाया। आप सोनपुर गए थे, सोनपुर के आगे ढोंडरी बड़ा गाँव है, वहाँ पर आदिवासियों को बंधक बना कर रखा था कि रोड का विरोध करना, इससे आगे रोड जाना नहीं चाहिए। आज वही आदिवासी जो उसी धरना में बैठे थे, बंधक थे, वो अपने अपने गांव का रोड मांग रहे हैं, और उसी रोड से 8 ब्रांच रोड इस समय बन रही है। तो ये जो स्वतंत्रता नक्सल विरोधी अभियान जो चल रहा है, जिसे हम माड़ बचाओ अभियान बोलते हैं, इसमें आदिवासी को स्वतंत्रता मिलेगी जंगल में घूमने की, बाजार आने की, कोई आके बोले मीटिंग करेंगे तो मना करने की,
सड़क मांगने की, आधार कार्ड बनाने की, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने की, इच्छा है तो नौकरी करने की, पुलिस में या सरकार में नौकरी करने की, और कुछ भी मांगने की। और जिसका विरोध करना है वो अपने मन से, अपनी इच्छा से विरोध कर पाएगा कि नहीं मुझे ये सड़क नहीं चाहिए, ये चाहिए। ये स्वतंत्रता हम आदिवासी को दे रहे हैं। डीआरजी के जवानों की शहादत भी मैंने बहुत देखी है सर, बहुत जवान शहीद हुए हैं डीआरजी के। अब डीआरजी का जवान डीजे की धुन में थिरक रहा है। वो ऐसे विजुअल्स आते हैं जो हर किसी के लिए खुशी और खासतौर से बस्तर में रहने वाले लोगों के लिए कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज करते हैं कि यार अब जवान को टेंशन है ही नहीं किसी बात का, उसको लग रहा है यार मैं जा रहा हूं तो मैं मार के ही आऊंगा। ये बड़ा चेंज देखते हैं। देखिए, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, प्रोफेशनल काम है, मुझे भेजा गया, मैं काम कर रहा हूँ। डीआरजी की तो घर की समस्या है, उसका परिवार अंदर है, तो उन्होंने तो प्रॉब्लम को ओन करके रखा है, अपना के रखा है। मुझे अपने घर में जाना है, मेरे परिवार को अपने घर में स्वतंत्र रहना है, मुझे अबूझमाड़ को अच्छे से देखना है, मुझे खेती करना है। तो उन्होंने पूरे समस्या को अच्छे तरह से अपना के रखा है। जज्बा ज़बरदस्त, वीरता ज़बरदस्त, ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है, टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़बरदस्त। आज मेरे डीआरजी के जवान अबूझमाड़ का एक पहाड़, जंगल, नाला, पेड़ नहीं है जहाँ से नहीं गुजरा और समझता नहीं है। उसे पता है, अभी आज पूछ दोगे मैप में दिखा के ये नाले में कितना पानी होगा, वो बताएगा यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है। किताबी ज्ञान से नहीं, जाकर देख कर आया है। नाला कितना चौड़ा होगा, नाला पार होगा नहीं होगा, कौन सा गांव कहाँ है, किस गांव में कितने घर थे 2000 में, कितने नक्सलियों ने भगा दिए, कितनों को मार दिए, और कितने घर बचे हैं और कितने गांव उजड़ गए हैं। ये सब भी अबूझमाड़ की सच्चाई है जो बाहर पता नहीं है। कि परियादी जैसे गांव, काकुर जैसे गांव, घमंडी, करकाबेड़ा, जटवर जैसे गांव की 20 से 30% पॉपुलेशन भाग गई है, भगा दी गई है, मार दी गई है। ठीक है, ये सब एक इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है जो डीआरजी के दिमाग में है, क्योंकि वो लोग उनके परिवार हैं। तो उस हिसाब से उन लोगों ने इस समस्या को अपना के रखा है। उनको पता है कि इस क्षेत्र को आज़ाद तो वही कराएंगे। वो उनके काम में भी दिख रहा है। थोड़ा सा सहयोग अच्छा बना है, समय अच्छा मिला है, पुश अच्छा है, और मोमेंटम की बात है, मोमेंटम हमारे साथ है। सावधानी बरतनी है, तो ये उत्साह में ज़्यादा बहना नहीं है। बहुत बुरे दिन भी डीआरजी ने और हमने देखे हैं, उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं आना चाहिए दोबारा। तो ये भी हमारा एक जॉब है कि उत्साह को संकुचित और डिसिप्लिन करके, अनुशासित करके रखें। जमशेदपुर उस समय शायद बिहार में हुआ करता था सर, अभी हाँ अभी झारखंड में है वो। रायपुर से नाता जुड़ गया था जब आप पीएमआरडी में थे। शिवानी जी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा सर, कैसे मुलाकात हुई? पीएमआरडीएफ में मैं जब काम करता था तो तब हम कलीग थे, वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी, बात वहाँ से आगे बढ़ी। मैडम तब शिवानी तब राजनांदगांव में पोस्टेड थी। पीएमआरडीएफ तब की एक स्कीम थी जिसमें सारे नक्सल आईएपी डिस्ट्रिक्ट बोलते थे तब, आज हम तो एसआरई डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, पहले आईएपी डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। तो पूरे देश के 80 जिलों में यंग फेलोज़ को पोस्ट किए गए थे जो डेवलपमेंट स्कीम्स में काम करते थे। तो हमारा कार्य क्षेत्र भी सेम था, फ्रीक्वेंसी भी मैच हुई, फिर बात आगे बढ़ी वहाँ से। 2 साल पहले हमारी शादी हुई है, 2 साल हो गए हमें। बीच में मैडम ने बाहर जाकर पढ़ाई वढ़ाई भी की, तो पीएमआरडीएफ में हम मिले थे। परिवार का साथ बहुत जरूरी होता है सर जब ऐसे एरिया में आप रहते हैं, क्योंकि दिन भर ऑपरेशन हुआ, कई कई दिन हो सकता है 48 घंटे 72 घंटे जंगल में रहना पड़ता है। परिवार का साथ, फ्रीक्वेंसी की बात आपने की, फ्रीक्वेंसी मैच करती तो बाकी चीजें बहुत आसान हो जाती है। एक संबल मिलता है जब आपका सेम फ्रीक्वेंसी का आदमी आपके साथ होता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी मैच हुआ है, कार्यभार बहुत ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी से भी बहुत ज़्यादा कार्यभार है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। बाकी क्योंकि परिवार के सदस्य पहले भी नक्सल एरिया में या तो रह चुके हैं स्वयं, या फिर नक्सल एरिया में काम कर चुके हैं, तो काम को समझते हैं और पीछे से बहुत सपोर्ट करते हैं। अगली बार आएंगे सर, उम्मीद करेंगे कि अबूझमाड़ का जहां जहां ऐसा एरिया है जो अभी भी नहीं गए हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग, आप तो हर जगह हुआ है, तो आपके साथ अगली बार जाने की हम लोग कोशिश करेंगे अगली बार आए। और हम उम्मीद है कि अगली बार जब आए तो अबूझमाड़ जो है वाकई में लोग बूझ पाए उसको। अबूझ को हटाना है, अबूझ को हटाना है, और हांदावाड़ा जरूर जाना है, और वहां से जाना है जहां नारायणपुर होके जाए, क्योंकि दंतेवाड़ा से नजदीक पड़ता है, मैंने सुना है। रोड अभी बनी तो अगली बार उम्मीद है कि रोड भी बन जाए, तो जब वो बाहुबली फिल्म की याद आ जाती है जब उस जलप्रपात को आदमी देखता है, तो उम्मीद है अगली बार वहां भी आपके साथ जा पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ आईपीएस प्रभात कुमार साहब। सुना आपने, जितनी भी देर बात किया उनसे मैंने, कहीं आपको ये नहीं लगा इंटरेस्ट के साथ बात? देखिए, काम में इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना, सरकारी विभाग में नौकरी करना, उनका साफ तौर पर कहना है देखिए आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी काम करके देखिए,
सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं तो प्राइवेट विभाग में भी काम करके देखिए, प्राइवेट कंपनीज में काम करके देखिए, तो आपको एक्सपोजर के साथ साथ जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो सीख पूरे जीवन आपके काम आती है। अफसरनामा में इतना ही, अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।